इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए। आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के बारे में। जी हां, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की आय को बढ़ाने, साथ ही साथ उन्हें सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है और इसी सरकार द्वारा हाल ही में कई बिल भी पास किए गए हैं ताकि हमारे किसान सशक्तिकरण की ओर अपने कदम बढ़ा सकें। और दूरदर्शन किसान की यही मुहिम है, यही उद्देश्य है कि इन बिल के संदर्भ में जितनी भी शंकाएं हमारे किसानों के समक्ष हैं वो हम दूर कर सकें। और इसी उद्देश्य के साथ आज का ये हमारा खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिसमें आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के बारे में। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो सारी शंकाएं दूर करके इस अधिनियम के लाभ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं, हमारे विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीके स्वाइन जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं IFPRI के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीके जोशी जी और सफल किसान पुनीत खिंड जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो बिल्कुल शंकाएं काफी हैं जिन्हें दूर किया जाना सही समय पर बेहद जरूरी है, तभी तो हमारे किसान यानी कि आप लोग इन अधिनियमों का लाभ ले पाएंगे और बिल्कुल अपने कदम सशक्तिकरण की ओर, आजादी की ओर और बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। अन्नदाताओं की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। हाल ही में कृषि बिल पेश किए गए जो कि अब कृषि कानूनों में परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन इनको लेके कई तरह की भ्रामक बातें कही जा रही हैं, झूठ किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। वो झूठ क्या है ये आप खुद जान लीजिए, इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताएंगे। झूठ फैलाया गया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल साजिश है। जी हाँ, कृषि बिल को साजिश तक करार दिया गया, लेकिन इसके पीछे की जो साजिश थी उससे आपका सामना आज हम कराने जा रहे हैं। आपको सच बताने जा रहे हैं कि आखिर इसका सच क्या है। सच है कि कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना ही नहीं है, ये आपको समझना होगा। दूसरे किसानों को बताना होगा कि जो MSP है मूल्य है वो मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। साथ ही एक और झूठ इस कड़ी में जोड़ दिया गया, झूठ कहा गया कि अब मंडियों का अंत हो जाएगा। किसानों को देखिए किस तरीके से डराया गया कि मंडियां जो हैं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और बेहतर सुविधाएं जो हैं वो अब मंडियों में मिल सकेंगी। इसी में एक और झूठ जोड़ दिया गया, कहा गया कि कृषि बिल किसान विरोधी है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इतनी सुविधाएं मिलेंगी तो कैसे ये बिल विरोधी हो सकता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं किसानों की आजादी है। जी हाँ, कृषि बिल एक हमारे किसानों को अगर देखा जाए उनके लिए आजादी से कम नहीं है। वन नेशन वन मार्केट से फायदा ये होगा कि आप कहीं भी किसी को भी अपनी फसल बेच पाएंगे, साथ ही अब किसान खाद्य उत्पादन कंपनियों के पार्टनर बनकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म इस तरह का हमारे किसानों को मिलने जा रहा है जिससे ज्यादा मुनाफा जो है आने वाले समय में उनको मिल पाएगा। एक और झूठ इसमें जोड़ दिया गया, झूठ कहा गया कि कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर किसानों का शोषण करेंगी। देखिए एक हद ही कर दी गई किसान को डराने के लिए, किस तरह की से डर उनके जहन में पैदा किया गया कि किसानों का शोषण किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई आप देख लीजिए। सच्चाई है कि करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, यानी सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके साथ साथ किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण सच है कि जो किसान है उनको किसी भी करार में बांधा नहीं जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं किसान किसी भी मोड़ पर करार से निकलने में स्वतंत्र होंगे। आपको अगर लग रहा है करार है लेकिन उससे निकलना अगर आप चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, और वो भी बिना किसी पेनल्टी के, यानी किसी तरह का फाइन आप पर नहीं थोपा जाएगा, किसी तरह की राशि जो है आपसे अतिरिक्त नहीं ली जाएगी। आपको एक और झूठ बताते हैं यहाँ पर कि किसान की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। हम सभी जानते हैं जो अन्नदाता हैं कितना लगाव वो अपनी जमीन से रखते हैं, लेकिन यहाँ पर डर पैदा कर दिया गया कि पूंजीपतियों की हो जाएगी जमीन। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई है कि
किसानों की जमीन बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरीके से निषिद्ध होगा, यानी ऐसा कतई नहीं होगा। साथ ही करार फसलों का किया जाएगा, ना कि जमीन का। ये बात आपको अपने तक सीमित नहीं रखनी, दूसरे किसानों को भी बतानी होगी कि जो करार है भाई वो फसलों का हो रहा है, ना कि जमीनों का। लेकिन लगातार जो भ्रांतियां फैला दी गई, झूठ फैला दिए गए, उनसे हमें बचना होगा। और इसी कड़ी में एक और झूठ आपको बता दें, फिर सच इसका क्या है ये बताएंगे। झूठ कहा गया कि बड़े कॉर्पोरेट का फायदा, किसानों का नुकसान। सीधे तौर पर अब किसान को डरा दिया गया कि आपका तो यहां नुकसान है, लेकिन इस नुकसान से बचाने के लिए ही ये जो कृषि बिल हैं पेश किए गए हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये अब आपको बता देते हैं। सच्चाई है कि कई राज्यों में किसान सफलतापूर्वक बड़े कॉर्पोरेट के साथ उत्पाद अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब जो छोटे किसान हैं उनका ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा मुनाफा उनको मिल पाएगा। साथ ही किसानों को गारंटेड मुनाफे के साथ टेक्नोलॉजी और उपकरण का लाभ मिल सकेगा, यानी जो उन्नत तकनीक है ये अब किसानों के पास तक पहुंचेगी बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से। उसी के लिए तमाम जो हम कह सकते हैं कवायद है वो की जा रही है, लेकिन ये आपको और बेहतर ढंग से जानना होगा। जो झूठ है उस पर यकीन बिल्कुल मत कीजिए, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई देखिए, सच जानिए और यही सच दूसरे किसानों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हमें इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, इस देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाते हैं और लगातार आगे बनाते रहेंगे। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट और इस अधिनियम के बारे में विस्तार से जान ही लिया है, लेकिन चर्चा हमें करनी है। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो स्वाइन जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम की हम बात करें तो ये है क्या, किस तरह से आप हमारे किसानों को इसके बारे में जानकारी देंगे? आदित्य जी, आपने सही बताए हैं, ये किसानों के हितों के लिए है जी। जो किसान उपज वाणिज्य और व्यापार जो एक्ट अभी बना है, एक्ट ऑलरेडी हो चुका है 2020, और इसमें जो मुख्य उद्देश्य उसके है वो है हमारे जो किसान भाइयों हैं उनका एक फ्रीडम ऑफ, एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें इनको फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस वो रहेगा। अपने उपज को कहाँ पे बेचे, कहीं पे किसी टाइम पे बेचे, वो उनका ही चॉइस रहेगा। वो कैसे? वो है कि जैसे कि पहले इस एक्ट से पहले या ऑर्डिनेंस से पहले बेसिकली जो स्टेट में एपीएमसी मंडीज होते हैं, जो स्टेट के दायरे में एपीएमसी एक्ट में बनाया गया है, अराउंड 6,950 मंडियाँ देश में है, जिनके डेंसिटी है अराउंड 496 स्क्वायर किलोमीटर एक मंडी, प्रति मंडी। मतलब किसान को काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, और उसमें जो लाइसेंस्ड व्यापारी है उनको ही सिर्फ बेच सकते थे। वो प्राइवेट मार्केट लाइसेंस है, उसका ही लाइसेंस व्यापारी होंगे, या एपीएमसी यार्ड या सब यार्ड का लाइसेंस व्यापारी है, जो लिमिटेड नंबर थे। इसलिए किसान भाइयों के लिए एक लिमिटेड कंपटीशन था। और जानते हैं कि देश में हमारे 86% किसान जो है लघु और सीमांत किसान हैं, जो छोटे जोत पर काम करते हैं, उनके प्रोड्यूस भी जो है कम होते हैं। इसलिए एक बड़े मार्केट को डिस्टेंस में जो लोकेटेड है उसको एक्सेस करने में उनको मुश्किल होता है। जो ट्रेडर्स, लिमिटेड ट्रेडर के साथ वो जो उनके साथ डील करने में उनको बहुत मुश्किल होता था, और इसमें जो उनको जो प्राइस मिलता है वो भी कभी कभी बहुत लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि हमारे जानते हैं देश में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के कारण, बेटर इनपुट के कारण अभी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अभी आगे तीव्र गति में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए, लेकिन जो हमारे मार्केट्स है वो लिमिटेड मार्केट्स है, इसलिए एक बहुत जरूरी था कि हमें किसान भाइयों के लिए एक विकल्प व्यवस्था करने का, ताकि जो हमारे जो प्रोड्यूस बढ़ रहा है लेकिन मार्केट की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो इसलिए एक ट्रेड एरिया का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं इसी जो ट्रेड और कॉमर्स एक्ट में, जो व्यापार और वाणिज्य जो एक्ट है, जिसमें जो एपीएमसी मंडी के बाहर वाला एरियाज जितने भी लाइसेंस्ड एरियाज है एपीएमसी एक्ट के अंदर, जो बाहर वाला एरिया है जहाँ पे कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है, जैसे कि फार्म गेट वगैरह भी है, इवन जो वेयर हाउसेस वगैरह जो लाइसेंस्ड नहीं है, जो वहां पे भी ये अपने सामान को बेच सकते हैं। एक फ्रीडम आया है जो पहले प्रतिबंध था कि पहले जो एपीएमसी के अंतर्गत जो अधिसूचित यहाँ पर मंडियां हैं उन्हीं में ही बिकवाली किया जा सकता था, लेकिन अब बाहर भी यहाँ पर हमारे किसान बिकवाली कर सकते हैं और अच्छे मूल्य भी अर्जित कर सकते हैं। कई तरह की शंकाएं हैं इस अधिनियम को लेकर, उसके बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर रुक कर लेंगे डॉक्टर जोशी का। डॉक्टर जोशी, प्रतिबंध काफी हटाए गए हैं, किसानों को आजादी प्रदान की गई है, ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि पहले की तुलना में अब आगे आने वाले समय में किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं?
देखिए, ये जो अब नया कानून बना है, ये बड़ा ही मुख्य कानून बना है, किसानों के फायदे के लिए बना है। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा अभी बताया गया कि इससे हम किसानों को एक नया मार्केट बनने के लिए उभरेगा, नया मार्केट उभरेगा और उनको एक चॉइस दी जाएगी। और एपीएमसी में भी जा सकते हैं किसान, और जो एपीएमसी में नहीं जाएंगे वो एपीएमसी से बाहर भी बेच सकते हैं। तो अभी तक जैसा आपने बताया कि जो है हमारा प्रोडक्शन जो है ना कितना गुना बढ़ गया है। अभी जैसे पल्सेस का एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे अभी थोड़े साल पहले 14 मिलियन टन हमारा पल्सेस का प्रोडक्शन था, लेकिन आज हम 22 से 25 मिलियन टन पल्स लगा रहे हैं। लेकिन हमारा जो मार्केट है वो उस तरह से नहीं डेवलप हुआ है। व्हीट का प्रोडक्शन 107 मिलियन टन इस बार हुआ है, उस हिसाब से मार्केट नहीं डेवलप हुई। और जब तक किसान को सही मार्केट नहीं मिलेगी, उसको अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, उसको सही जगह मार्केट नहीं होगी, तो वो उसका फायदा किसी तरह से उसको नहीं होगा, अपने ज्यादा प्रोड्यूस का फायदा भी नहीं होगा। तो इसमें एक अल्टरनेटिव मार्केट किसान को दी जा रही है और इसकी वजह से इसके बड़े फायदे हैं। देखिए, जब मार्केट में अल्टरनेटिव मार्केट बनती है तो आपस में दो मार्केट में कंपटीशन होता है। तो यहाँ कई सारी मार्केट बनेंगी, कई प्लेयर्स आएंगे मार्केट में, और जब कंपटीशन होता है मार्केट में तो वो उससे हमारी मार्केटिंग इफिशिएंसी बढ़ती है और बीच के जो मिडिल मैन होते हैं वो कम हो जाते हैं और उससे मार्केटिंग इफिशिएंसी का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो किसान का शेयर है कंज्यूमर के प्राइस में वो बढ़ जाता है। अभी ये एस्टिमेट्स हैं कि किसान को 20 से 30% ही मिलता है जो कंज्यूमर पे करता है। लेकिन आप डेयरी सेक्टर में देखिए, डेयरी सेक्टर में जो है वो वहां पे डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग है और वहां किसान को 60 से 70% मिलता है जो कंज्यूमर पे करता है। तो सबसे बड़ा ये फायदा इसका ये है कि एक तो हमारा मार्केट बढ़ेगा, दूसरा इसमें प्राइसेस बेटर होंगी, और तीसरा इसमें यह है कि जो हमारा ई नाम का पोर्टल शुरू हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जो है, ये इस पे एक्सपेंशन होगा। इस जो अधिनियम में, ये अब इस जो कानून में ये एक कहा गया है कि अब इसको हम इस पोर्टल को और डेवलप कर सकते हैं। कोई भी शुरू कर सकता है, उसके पास कुछ खास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो किसान कहीं भी बैठ के एक ये ई ट्रेडिंग कर सकता है। जैसे आज मुझे कहीं से कुछ मान लीजिए सीडलिंग की जरूरत होती है, तो मैं घर से बैठ के सीडलिंग की रिक्वायरमेंट भेजता हूँ तो मेरे घर तीसरे दिन में पहुंच जाती है। तो इस तरह की प्रोसेस आ गई, जो नए तरह के मॉडल्स आ गए वो मार्केटिंग के लिए बड़े जरूरी हैं और वो आएंगे। जी बिल्कुल, हमारे किसानों के समक्ष ये बहुत बड़ी शंका थी कि अगर हम इस अधिनियम को ले आएंगे तो ई नाम पोर्टल का क्या होगा, ई ट्रेडिंग किस तरह से की जाएगी, क्या ये बंद तो नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल पहली शंका हमारे विशेषज्ञ ने दूर ही कर दी है कि ई नाम जो पोर्टल है वो जारी रहेगा, बरकरार रहेगा, उसके जरिए भी आप आसानी से बिकवाली और खरीदारी कर सकते हैं, बीजों की खरीदारी कर सकते हैं, अपनी उपज की बिकवाली कर सकते हैं देश में किसी भी स्थान पर। बिल्कुल हमारे साथ हमारे सफल किसान भी जुड़े हुए हैं। किसानों की बात किसान अच्छे से समझ पाते हैं, तो फिर उन्हीं से उनकी राय जान लेते हैं कि पुनीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अधिनियम को लेकर, किस तरह के बदलाव की हम उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह के फायदे हमारे किसानों को मिल सकते हैं। अदिति जी, देखिए, अभी तक बताया गया कि जो इंटेंशन थी, वो इन कानूनों को लेके आने की जो इंटेंशन थी वो तो यही थी कि किसानों को फ्रीडम दी जाए और किसानों के हित में सोच के ये बनाए गए होंगे। ये हमें लग तो रहा है जैसे मंडी है, मंडी सिस्टम चलते रहेगा, बिकॉज जैसे अनाज बढ़ते रहा है तो ऑब्वियसली अनाज जो बढ़ते रहा है उसके लिए भी मार्केट चाहिए जी। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट जब आएगा तो मार्केट जो एपीएमसी मार्केट है उनके प्राइस भी आएंगे, तो प्राइस जब आएंगे बाहर में भी वो प्राइस डेफिनेटली मिलेगा फार्मर को, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फार्मर के लिए चॉइस है, मंडी में जा सकते हैं आराम से। तो जब ये रहेगा, जो व्यापारी बाहर में भी करेंगे उनके लिए एक चुनौतियां रहेगा, अगर वो अच्छा प्राइस दे, अगर उनसे भी मंडी से भी अच्छा प्राइस दे तब जाके तो उनको बाहर में किसान भाई उसको उनको बेचेंगे। सो इसीलिए डेफिनेटली जो हमारे कोई भी जो ट्रेडर्स बाहर में खरीदेंगे, जो भी टैक्स बचेगा तो वो डेफिनेटली शेयर करेंगे किसान के साथ, ताकि वो मार्केट प्राइस से उनको ऊपर से माल बेच सके, ताकि वो किसान को जब लगेगा कि बाहर में उनको प्राइस अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली वो बाहर में बेचेगा ट्रेड एरिया में, नहीं तो फिर वो मंडी में आएगा। तो एक कॉम्पिटिटिव चैनल क्रिएट हो रहा है जिसमें डेफिनेटली जो हमारे किसान भाई है वो देख सकते हैं, पहले तो मंडी में जाते थे, कोई उनके लिए उपाय नहीं था, तो जो टैक्स ट्रेडर को पे करना पड़ता था वो इनडायरेक्टली वो किसान से ले लेता था। तो इसलिए किसान को जो प्राइस है उससे कम मिलता था नेट, बिकॉज वो ट्रेडर उससे काट के ही दे देता था।
तो ट्रेडर वहाँ पे मंडी को पे करता था और उसका जो कॉस्ट है वो किसान से ले लेता था। अब जो बाहर में है, डेफिनेटली जो हमारा अगमार्क नेट है, हमारा इनाम का प्राइस है, जो प्राइस दिखा रहे वो प्राइस जो है वो नेट, वो उसके बियॉन्ड वो टैक्स है। तो वो प्राइस जो है डेफिनेटली जो बाहर में ट्रेडर होगा उससे ज़्यादा देना कोशिश करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव रखना चाहेगा ताकि दोनों के बीच में अच्छा कंपटीशन बरकरार रहेगा। और इवन वैल्यू एडिशन भी वो देना चाहेगा कि उसके जो फार्म गेट से उठा ले ताकि उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह बचेगा, ताकि किसान को नेट ये है। और लंबा देर के लिए जब ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली एक जो ट्रेडर और फार्मर का रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, जिसमें डेफिनेटली ट्रेडर चाहेगा जो वहाँ पे सेव कर रहा है वो किसान के साथ भी शेयर करेगा। सो डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत बहुत बढ़िया बाहर में मूल्य भी मिलेंगे। और भी और एक चीज़ है, उसके साथ साथ हम एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे कि जानते होंगे हम 10,000 एफपीओ गठन के लिए अभी जो हमारे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री साहब के जो ड्रीम था, सपना है, तो उसी के अनुसार ये 10,000 एफपीओ बनाने के लिए एक बढ़िया स्कीम लेके आए हैं, जिसमें अभी 10,000 एफपीओ बनेंगे। जब एफपीओ बनेंगे एक ताकत भर के आएगा, तब ये इनके जब शक्ति होगा, उनके जब एग्रीगेशन होगा, इनके जब इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, तो ट्रेडर ऑटोमेटिकली जो ट्रेडर होंगे वो भी अपने आप रिकैलिब्रेट करेंगे कि किसमें इनको कैसे सबसे बढ़िया से बढ़िया उनको सर्विस दिया जाए ताकि ये उनके साथ रहे। तो इसीलिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बाहर में एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव चैनल रहेगा, जो हमारे एफपीओज बनेंगे, जो फार्मर्स भाई बनेंगे, प्लस उसके साथ साथ आपको जैसे पता होगा 1 लाख करोड़ का एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी आया है जी। जिसमें ये जो फार्म गेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी वृद्धि मात्रा में वृद्धि होगा, जिसमें वैल्यू एडिशन का पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़िया अभी हो गया है। हर जगह पे जो डिफरेंट क्रॉप्स में अभी वैल्यू एडिशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आएंगे, जिसके कारण मूल्य भी फार्म गेट में ऐसे भी किसानों को ज़्यादा मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो है एक रोजगार का भी अवसर होगा गांव में, रूरल एरियाज में, और इसमें वैल्यू एडिशंस के प्राइस का ज़्यादा ये होगा, इसमें इनकम भी वृद्धि होगा, जी आय बढ़ेगी, साथ ही साथ रोजगार के कई अवसर भी बढ़ेंगे और लाभ हमारे किसानों को सीधे तौर पर मिल पाएगा। इस उद्देश्य के साथ, इसी विश्वास के साथ हमारी सरकार कई कदम उठा रही है, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं या बहन हैं उन्हें समझने की जरूरत है कि किस तरह से वो इसका लाभ ले सकते हैं। और ऐसे ही कई किसान भाई हमारे साथ जुड़ेंगे भी कार्यक्रम के दौरान, अपनी शंकाएं हम सबके समक्ष रखेंगे और उनका समाधान हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे। राजस्थान से एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनके मन में सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, नमस्कार, कामा, जिला भरतपुर, राजस्थान से। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो ये किसान बिल लेकर के आए हैं, इसमें किसानों को किस तरह की आज़ादी मिलेगी, कैसे वो अपना माल बेच सकेंगे या कैसे वो कृषि करेंगे, उनकी खेतीबाड़ी का अब आगे क्या तरीका रहेगा, हम ये पूरा थोड़ा सा आपसे डिटेल में जानना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी दें, जिससे सभी किसान इसको समझ सकें और हमारे मन में भी जो बहुत सारी भ्रांतियाँ चल रही हैं वो भ्रांतियाँ भी दूर हों। तो आपसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी दें। धन्यवाद भाई साहब, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, सवाल भी है, जैसे कि हमारे पुनीत जी ने भी पूछे हैं। ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है सामने, जो इसका मैं क्लैरिफाई भी करता हूँ। ये जो देखेंगे जो एक्ट बना है, इसका पहले चरण में जो मुद्दा है एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है। फ्रीडम ऑफ चॉइस मतलब आप लोकल एपीएमसी में बेच सकते हैं, आप ट्रेड एरिया जो अभी क्रिएट हुआ है ये एक्ट के अंडर वहाँ पे भी बेच सकते हैं, या आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जा सकते हैं। आपको एक चॉइस आ गया है, पहले जो चॉइस नहीं था अब आपको चॉइस है, आपको बंधन हटा है, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें हमने जो ये जो बिल, ये जो एक्ट है, इसमें इंटरस्टेट ट्रेड और इंट्रास्टेट ट्रेड वृद्धि होगा, इसलिए कि जो बाहर के जो व्यापारी है आपके, जैसे कि पहले था कि आपके जो मंडी, निकटतम मंडी के व्यापारी से ही आप बेच सकते थे, अब ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट के व्यापारी भी आ सकते हैं, दूसरे राज्यों के व्यापारी भी आ सकते हैं। आप जानते हैं कि एक जगह में प्रोड्यूस पैदा होता है, जो उपज जो है, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के कारण, सॉइल कंडीशंस के कारण
एक जगह पे प्रोड्यूस होता है, जैसे बासमती राइस आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में पैदा होता है, या जैसे कि आपके सरसों या इसबगुल पैदा होता है राजस्थान में, तो ये तो पूरा हर देश के हर कोने में तो नहीं पैदा होता, तो इसलिए इसबगुल का डिमांड रहेगा देश के कोने कोने में, इवन विदेश में। नाउ अभी जो दूसरे स्टेट के जो व्यापारी है वो डायरेक्टली आपसे खरीद सकते हैं। अब क्या था कि आप अपने लोकल मंडी में जाके बेचते थे, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेके बेचते थे। अब ना दूसरे राज्यों के व्यापारी भी आपके फार्म गेट में आके वो बेचेंगे। आपके पास वो इसबगुल का जो प्राइस होगा वो आपके लोकल मंडी का प्राइस तो आपको पता ही है, बिकॉज आगमार मार्केट में वो है ही है, ईना में उसका प्राइस है, तो उसको देख सकते हैं। तो जनरली जो इंटरस्टेट व्यापारी है वो हायर प्राइस पे करते हैं लोकल मंडी से, वो सीधा आपके वो मंडी में, वो आपके फार्म गेट में आएंगे और वहीं से खरीद लेंगे। तो इसलिए एक आज़ादी आपके लिए होगा। और एक बहुत बढ़िया चीज़ होगा कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करेंगे होगा, जो 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अभी आया है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग वगैरह भी आप कर पाएंगे फार्म गेट के माध्यम से। अगर उसके अलावा भी अगर आप एपीओ भी फार्म करते हैं, जहाँ के राजस्थान में भी एपीओ फार्म हो सकता है और हो भी रहा है, तो अगर फॉर्म भी करेंगे वहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान उत्पादक संगठन, तो आप सब मिलके सारे फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं और इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं, एपीओ के थ्रू लगा सकते हैं। तो वैल्यू एडिशन होगा तो प्राइस, एपीएमसी का प्राइस क्या, उससे बहुत ज्यादा आपको प्राइस मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आपको एक क्वालिटी बेस्ड भी प्राइस डिस्कवरी होगा। और आगे चल के मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर अपना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है, तो उसी के जरिए में फार्म गेट से भी आप उसी प्लेटफॉर्म में आप बेच सकते हैं। क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग भी होगा, लॉजिस्टिक भी डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, स्टोरेज भी डेवलप होगा। तो ये किसान भाइयों के फायदे में है। और डेफिनेटली इसमें इतना सेफ्टी फीचर्स बिल्डअप किया है ताकि आप निश्चिंत में इसमें ट्रेड एरिया में भी ट्रेड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे किसानों को एक आजादी यहाँ पर प्रदान की गई है कि कृषि के क्षेत्र में आजादी प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार द्वारा उठाया गया है। और लगातार हम इसके संदर्भ में जो हमारे किसानों की भ्रांतियां हैं, जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान इस अधिनियम का सीधे तौर पर लाभ उठा सकें। और इसी सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कई मजा ये देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद खास कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं हमारे किसानों के फायदे के लिए, उनके विकास के लिए। जी हां, बिल पारित किए गए हैं। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम पारित किया गया है और इसी के संदर्भ में जितनी भी शंकाएं हमारे किसानों के संदर्भ में है, किसानों के पास हैं, उन्हें हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए। भारतीय कृषि के इतिहास में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम एक ऐतिहासिक फैसला है। इस अधिनियम के माध्यम से अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी होगी। वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय और राज्य में व्यापार सरल होगा।
कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। केंद्र सरकार किसी भी केंद्रीय संगठन के माध्यम से किसानों की उपज के लिए मूल्य जानकारी और मंडी आसूचना प्रणाली विकसित करेगी। कोई विवाद होने पर निपटाने के लिए बोर्ड गठित किया जाएगा जो 30 दिनों के अंदर समाधान करेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य ढुलाई लागत, मंडियों में उत्पादों की बिक्री करते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए विपणन शुल्कों का भार कम करना और फसलोपरांत नुकसान को कम करने में मदद करना है। वहीं किसानों को उपज की बिक्री करने के लिए पूरी स्वतंत्रता रहेगी। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये कृषि अधिनियम पूर्ण बदलाव सुनिश्चित करेंगे और करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएंगे। दशकों तक बिचौलियों द्वारा किसानों को विवश रखा गया और तंग किया जाता रहा, लेकिन ये अधिनियम उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। इससे किसानों की आय दुगनी करने के प्रयासों को गति मिलेगी और उनकी ज्यादा समृद्धि सुनिश्चित होगी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और वो अपने जो विचार हैं वो हमारे दर्शकों के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ साझा कर रहे हैं। तो आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर जोशी का। डॉक्टर जोशी, इस अधिनियम के तहत प्रावधान है कि एक नया इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अभी बताई है हमारे पहले पैनलिस्ट साहब ने। देखिए, इससे जो नया इकोसिस्टम एक इस तरह का आएगा, एक तो जैसे हम अभी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की ओर जाएंगे। अभी ज्यादा फोकस हमारा राइस और व्हीट की ओर होता है, और जब ये नया मार्केट बनने लगेगा तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, जिसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, राइस और व्हीट की जो पर कैपिटा डिमांड हमारे देश में है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन जो हाई वैल्यू कमोडिटीज हैं, लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मिल्क है, डेयरी है और आपका पोल्ट्री है, फिशरीज है, इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। न कि हमारे देश में बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस वाले मार्केट को हमें टैप करना है। इसकी जो पोटेंशियल है इसमें बहुत ज्यादा इनकम होती है, और सबसे ज्यादा फायदा इसमें छोटे किसान और मझले किसानों को होता है, क्योंकि ये ज्यादा रिटर्न्स देती हैं, रेगुलर रिटर्न्स देती हैं और जल्दी रिटर्न देने लगती हैं। तो इस तरह के जो एक नया तरह का मार्केट डेवलप हुआ, इसके लिए जो है हमको बड़ा दूसरे तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। पिछले दशकों में सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन अब जरूरत है दूसरे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कोल्ड चेन है, आपको कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउसेज है, लॉजिस्टिक्स है, प्रोसेसिंग के लिए है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है। ये नए तरह का आपको एक मार्केट चाहिए और ये मार्केट उससे डेवलप होने वाला है। एक तो ये इंपॉर्टेंट इश्यू है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो एक नया तरह का बनेगा वो है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी होती है वो सीधा किसान तक पहुंचेगी। अभी किसान कई टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाता है, तो इसके जरिए जहां जहां ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं पूरे देश में कई जगहों पे, वहां एक्सेस टू टेक्नोलॉजी किसान को इजी हो जाता है, वो इसका फायदा उठाता है और उसकी इनकम बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और पूरा उस एरिया का पूरी एरिया समृद्ध होती है। इस तरह से नए तरह का जो बाजार है, बाजार व्यवस्था है, वो हमारे किसानों को प्रदान करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारे किसान इसका लाभ ले सके, उन्हें अपनी मेहनत का जो फल है वो सही तरीके से मिल पाए। क्योंकि हमारे किसानों का यही सवाल रहता है कि मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारी सरकार इसी को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान इसके प्रति जागरूक हों, हमारे किसान ये समझ सकें कि सरकार उनकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। बस आपको भी जानकारी हासिल करके इन तमाम कदमों को समझना है और लाभान्वित होना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। स्वाइन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया था कि रोजगार के अवसर काफी मिल सकते हैं, तो इस पर आप क्या जानकारी देंगे? डेफिनेटली रोजगार का तो अवसर बढ़ेंगे। मैं इससे पहले प्राइस के बारे में बता दूं जी कि अभी जो ऑर्डिनेंस आया था 5 जून, हम प्राइस को भी हम ट्रैक कर रहे थे। हम अभी देख रहे हैं कि जैसे कि मस्टर्ड है, कई आइटम्स हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मस्टर्ड में अभी प्राइस अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर से प्राइस अभी बढ़ा है। तो ये जब हमने खोला है, अभी विकल्प व्यवस्था खोले हैं,
डेफिनेटली अभी उसके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। तो प्राइस भी अच्छा अभी नाव खासा मंडी के बाहर में भी बेच सकते हैं, जिसमें अच्छा प्राइस अभी मिलने लगा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। जहाँ तक रोज़गार की सवाल है, आप देखिए पहले तो था कि जो पैदावार है खेती में गांव में वो आता था जो एपीएमसी मार्केट से शहर और शहर के बाहर है वहाँ पे बेचते थे और शहर में ही। तो वैल्यू एडिशंस के लिए भी जो प्रोसेसर्स है वो जनरली शहर से आके खरीद के ले जाते थे जी। अब जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जब आएंगे, जब ये ट्रेडर आएंगे फार्म गेट तक, इंटरस्टेट ट्रेडर है, इंटरस्टेट ट्रेडर है, एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर है, ये सब आएंगे। अभी जैसे डॉक्टर जोशी ने बताया, अभी डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा इंसेंटिवेशन मार्केट करेगा। तब जब विविध अभी फसल होंगे तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके अनुसार चेंज होते हुए आएंगे, सब सारे डिमांड ड्रिवन होंगे। बिकॉज जब ट्रेडर्स आएंगे, प्रोसेसर्स आएंगे, एक्सपोर्टर्स आएंगे, तो उसके बिग रिटेलर्स आएंगे, तो फिर उसके अनुसार ये होगा। तो नाउ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए जो फार्म गेट में रूरल एरियाज़ में उसके लिए कोल्ड चेन हो या क्लीनिंग ग्रेडिंग फैसिलिटी हो, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन हो या राइस हलर हो, ये सब जब आएंगे उसको चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए डेफिनेटली हमारे जो रूरल यूथ है दे आर वेरी वेल एजुकेटेड ऑल्सो आजकल, वो उसको चलाएंगे। उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब ये पैकेजिंग आएगा, ग्रेडिंग आएगा, उसके लिए भी होगा। नाउ अभी रूरल यूथ भी अभी ट्रेड भी कर सकते हैं गांव से, जो पहले पॉसिबल नहीं होता था, यहाँ से भी कर सकें। तो एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, ये सब जब अपॉर्चुनिटी आएंगे तो हमारा जो रूरल यूथ अब मोड़ के देखेगा भी विलेज की तरफ, बैक टू विलेज, जहाँ पे एग्रीकल्चर में उसका इंटरेस्ट रीजनरेट होगा डेफिनेटली, जहाँ पे भी बैक टू विलेज जो है हम डेफिनेटली आएंगे और इसमें उनके रोजगार भी बढ़ेंगे, फार्मर्स के इनकम भी बढ़ेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी के सपना है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम 2022, डेफिनेटली ये उसके तरफ हम बहुत बड़ा कदम उठाए हैं और हम डेफिनेटली उस मंजिल तक हम पहुंचेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है ये अधिनियम पारित करना। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है हमारे किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में। लक्ष्य है 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके और अगर हमारे किसान इसका लाभ लेते हैं तो बिल्कुल ये जो सपना है वो पूरा जरूर होगा और हम लक्ष्य प्राप्ति जरूर करेंगे। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे किसानों की शंकाओं को हम दूर कर सकें और ऐसे ही एक और हमारे किसान जुड़ गए हमारे साथ, उनकी क्या शंका है जान लेते हैं और उसे भी दूर करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आइए देखें। सर नमस्कार, मैं शीला चंदन राजस्थान हिंडौन सिटी से बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री जी का नया किसान बिल लेकर आए हैं, इनमें मंडियों की क्या व्यवस्था रहने वाली है? कुछ किसानों के मन में भ्रांति है, कुछ व्यापारियों के मन में भ्रांति है कि मंडी बंद हो जाएगी, तो फिर क्या रहने वाला है, कहाँ अपनी फसल बेचेंगे? कुछ किसान भाई हमारे चिंतित हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग अफवाहें फैला रहे हैं। तो जो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आगे क्या व्यवस्था रहने वाली है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो अभी देख रहा हूँ काफ़ी भ्रांति फैलाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक फॉल्स है, इसमें कोई सत्यता नहीं है जी। क्योंकि आप देखिए जो 6,900 मंडी है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह के अच्छा से डेवलप हुआ है और किसान भाई आते हैं, आते भी रहेंगे। तो अभी नाउ जो विकल्प हम खोला है, ये जो हमारे जो एक्ट बना है इसमें कभी हमने बंद नहीं किया एपीएमसी को, एपीएमसी चलते रहेगा। जो स्टेट एपीएमसी एक्ट है, स्टेट एपीएमसी के एक्ट के अंदर वो मंडियाँ चलते रहेंगे। वहाँ पे उनको फ्रीडम है मंडियों को कि अपना फ्री भी ले सकते हैं, कमीशन एजेंसी भी चार्ज कर सकते हैं, वो चलते रहेगा, इसमें हमें कोई दखल नहीं दे रहे मंडी के अंदर। तो जो बाहर में है किसानों को एक अल्टरनेटिव मार्केट मिला है, विकल्प मार्केट मिला है, जिसमें हमने कहा है कि इसमें एक अल्टरनेटिव मार्केट है टू एपीएमसी, जिसमें जो ट्रेड एरिया जो है जिसमें ये बेच सकते हैं, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस आएगा, जिसमें इंटरस्टेट ट्रेडर आके वो खरीद सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ रहेंगे और जैसे कि हमारा आगमार्क प्राइसेस भी होते रहेगा। ई नाम जो एपीएमसी में है वो एपीएमसी के अंदर हम एक्सपांड कर रहे हैं, वो और भी एक्सपांड करेंगे। तो अभी 1000 मंडियों में ई नाम आया है, एक बड़ा सिस्टम है, नेटवर्क है, वो चलेगा और उसको भी आगे भी हम बढ़ाएंगे और भी 1000 हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे एपीएमसी आगे लेते जाएंगे, एपीएम ई नाम को हम देते जाएंगे। इसमें एक ई ट्रेडिंग का पोर्टल हम बढ़ा रहे हैं। तो एपीएमसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम ई नाम के थ्रू
75 लाख का भी जो हम ग्रांट दे रहे हैं हर एक एपीएमसी को, जहाँ पे इनाम जा रहा है, इसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो एपीएमसी में है वो चलेगा, चलते रहेगा और फार्मर्स को भी सुविधा देंगे। तो इसलिए भ्रांति में मत आइए कि एपीएमसी बंद हो जाएगा। एपीएमसी अपना काम करते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। और एक विकल्प में भी, बिकॉज हम जैसे बताए हैं अभी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ रहा है, हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हमें विकल्प व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अभी अगर नहीं करेंगे तो हमारे जो किसान भाइयों को प्राइस मिल नहीं पाएगा मंडी से। तो इसलिए विकल्प व्यवस्था में हमें डेफिनेटली आगे का एक रास्ता खुल रहा है, जिसमें प्रोसेसर्स भी, हमारा प्रोसेसिंग जो कम है इंडिया में, अब प्रोसेसिंग बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट जो इंडिया का कम है वो भी बढ़ेगा इसी विकल्प से। सो डेफिनेटली हमें जो एक डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, इसमें फार्मर को बेनिफिट है, प्रोसेसर को बेनिफिट है, एक्सपोर्टर को बेनिफिट है, एपीएमसी को भी बेनिफिट, बिकॉज जारी रहेंगे। तो इससे एक विन विन सिचुएशन है, इसमें सबके भलाई के लिए है। जी हाँ, तो किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया कि विन विन सिचुएशन है हमारे किसानों के लिए। कोई भी मंडियां बंद नहीं हो रही हैं, एपीएमसी आगे भी चालू रहेंगे और आप अपनी इच्छा के अनुसार बिकवाली कर सकते हैं अपनी खरीद, अपनी जो उपज है उसकी। आपको बिल्कुल इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, ये केवल अफवाहें हैं, भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही हैं ताकि आप लोग इन बिल का लाभ ना ले सके। तो अब आपको जानना है कि ये जो तमाम अफवाहें हैं इन पर आपको विश्वास नहीं करना है, केवल आपको सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। मंडियां यूं ही चालू रहेंगी और आप बिकवाली कर सकेंगे। अपनी जो मेहनत है उसका उचित मूल्य आप अर्जित जरूर कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर जोशी का यहां पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर जोशी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई तरह की भ्रांतियां और भी हैं, एमएसपी को लेकर भी कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, एमएसपी के अलावा और कई शंकाएं हैं। एक तो एमएसपी लोग कह रहे हैं कि साल खत्म हो जाएगा, शायद प्रोक्योरमेंट बंद हो जाएगा। तीसरा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें हावी हो जाएगा। ये तीन बड़ी भ्रांतियां किसानों के मन में हो रही हैं। तो मैं एक के बाद एक इन भ्रांतियों को खत्म करना चाहता हूँ। नंबर 1 जो है एमएसपी के बारे में है। ये हमारे जी ने, कृषि मंत्री जी ने बार एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी भी रहेगा। तो हमें इस पे विश्वास करना चाहिए कि एमएसपी आगे भी रहेगा। और एमएसपी ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, व्हीट के हैं, चने के हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं एमएसपी। और ये एमएसपी इसलिए भी कंटिन्यू रहेगा कि आगे हमने जो है जो हमारा प्री सिस्टम होता है उसके लिए हमको धान, चावल और ये गेहूं हमको जरूरत होती है, उसके लिए खरीदना पड़ता है सरकार। तो प्रोक्योरमेंट भी बंद नहीं होने वाला है, प्रोक्योरमेंट भी चलने वाला है। और ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें जो प्रावधान है, जो हम किसान, जो गरीबों को धान, चावल और गेहूं देते हैं, उसके लिए ये जरूरी होता है। अभी पिछले 3 दिन के अंदर 16,400 टन का धान जो है प्रोक्योर हो चुका है। और कई स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन स्टेट्स में तो पल्प से जो ऑयल सीड के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह दिया है कि वहां पे प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोक्योरमेंट प्रथा भी चलती रहेगी। तीसरा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें हावी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो वाला जो एक और एक्ट है उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट जमीन के लिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जमीन के लिए नहीं है, कोई जमीन किसी की हड़पने वाला नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस के लिए है, प्रोड्यूस को कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। किसान की मर्जी है तो करेगा, किसान की मर्जी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और मार्केट डेवलप होगा, नया मार्केट डेवलप होगा, किसान वहां चाहता वहां चला जाएगा। और अभी किसान जी ने पूछा था कि मंडी खत्म जैसे पास में चल रही थी वैसे ही रहेंगी, एक नया किया गया हुआ है। तो ये भ्रांतियां जो है ये अननेसेसरीली आ रही हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये जो नया एक कानून है इससे और भी बड़ा मार्केट मिलने वाला है। जहाँ ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं वहाँ किसानों को बहुत फायदा हुआ है इन कानूनों की वजह से। तो ये जब अब जब लागू होंगे देश में, मैं समझता हूँ इससे पूरा एक किसानों की इनकम बढ़ेगी, रोजगार की व्यवस्था बढ़ेगी, हमारा प्रोसेसिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ने लगेगा। ये सब चीजों को हमें देखना है कि इसको किस तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो। और किसान लोगों का हमेशा ये रही है कि हम किसान हमारे समृद्ध हो, सब लोग चाहते हैं किसान समृद्ध हो। तो
तो ये किसानों के हित में ही है। ये किसानों ने अच्छी तरह से सोचना चाहिए इस बात। जी बिल्कुल। तो एमएसपी प्रणाली बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, साथ ही साथ हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बंद हो जाएगी। ये तमाम बातें जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं किसान भाइयों बहनों, ये आपको समझने की जरूरत है। और लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये भ्रांतियां हम दूर कर सकें, ताकि आप लोग इस बिल को और करीब से समझ सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। पुनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, तमाम शंकाएं जो हैं हमारे विशेषज्ञ लगातार यहां से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप इस बिल के बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर कॉन्टिन्यूस डायलॉग होगा, आपस में बातचीत होगी, तो बड़े इफेक्टिव तरीके से इन चीजों को समझाया जा सकता है। देखिए, जो बेनिफिट हैं वो इसके हमें नजर आते हैं, इसमें बेनिफिट हैं, बिल्कुल हैं। जागरूक होने की यहां पर जरूरत है और वही जागरूकता हम हमारे किसानों तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आगे भी इस सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। चर्चा जारी है हमारी किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम को लेकर। हमारी कोशिश है हमारे किसानों तक जागरूकता पहुंचाने की, जानकारियां पहुंचाने की, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए हमारे किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, उनकी शंका को भी यहां पर दूर कर लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जो कृषि बिल लाई है उसमें किस प्रकार किसानों को भला हो सकता है। जो खाद्य कंपनियां हैं वो किसानों से किस प्रकार जुड़ पाएगी, या यूँ कहें कि वो किस प्रकार अपने उत्पाद को खरीदने या बेचने में आपस में तालमेल भी बिठा पाएगी। दूसरा, भ्रांतियां हैं कि ये बिल किसान विरोधी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार यह बिल किसानों के हित में है और किसानों के लिए लाभदायक है। धन्यवाद। बहुत अहम सवाल है और डेफिनेटली ये आपके मन में भी जो उठा है मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। ये जो हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है, ये किसानों के लिए ही है, किसानों के हित के लिए ही, उनके लिए ही है। आप देखेंगे आपके जो बंधन था पहले कि आप एपीएमसी में जाके बेचेंगे, अब पहले तो ये बिल में ये स्टेप लिया गया है कि बंधन को ख़त्म करना, आपको एक फ्रीडम दिया जाएगा, आपको एक चॉइस का फ्रीडम रहेगा कि आप कहीं पे भी बेच सकते हैं और आपको प्राइस भी मिलेंगे। तो जैसे कि राजस्थान में मान लीजिए आपको सरसों है, सरसों आप बेचते हैं मंडी में जाके, मंडी का डिस्टेंस आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेना उठाना पड़ता है, तो इसलिए जो भी प्राइस मंडी से आता है उससे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपका खुद का उससे वहन करना पड़ता है, वो जो भी प्राइस आता है, तो इसको नेट प्राइस तो डेफिनेटली आपके लिए कम होगा ना। फिर ये जो कभी कभी क्या है कि जो ट्रेडर जो है प्राइस सेटलमेंट में भी वो अपना जो फी वगैरह भी एडजस्ट करते हैं। तो जो अभी क्या होगा कि इसके कारण जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसमें इंटरस्टेट ट्रेडर दूसरे स्टेट के, जैसे कि मस्टर्ड है, मान लीजिए तमिलनाडु का ट्रेडर है, उनको भी मस्टर्ड चाहिए, वेस्ट बंगाल का ट्रेडर है उसको भी मस्टर्ड चाहिए,
कर्नाटक का भी ट्रेडर को मस्टर्ड चाहिए, नाउ अभी आपका खेती से खरीद सकता है। ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है मस्टर्ड ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं, यूपी में कहिए या कहीं पे भी कहिए, वो आपके मस्टर्ड में ऑयल कंटेंट बहुत अच्छा है। मैं खास करके कहता हूँ राजस्थान का जो मस्टर्ड है उसका ऑयल कंटेंट बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए डिमांड अभी अच्छा से अच्छा जो फूड कम प्रोसेसर है, ऑयल प्रोसेसर्स है, वो डेफिनेटली जो आके आपके मंडी से खरीदते थे, बिकॉज उनके लिए भी बंधन था, अब ना वो आपके फार्म गेट से खरीदेंगे, बिकॉज आपके ऑयल कंटेंट बहुत अच्छे हैं। तो जब खरीदेंगे, इसमें जब वहाँ पे भी वो देखना चाहेंगे कि वो प्रोसेसिंग वहीं पे हो जाए फील्ड गेट, फार्म गेट में, तो वहीं से जब उठाएंगे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रहा है, आपको भी अच्छा प्राइस देंगे मंडी के तुलना में, तो आपके लिए ये डेफिनेटली जो प्रोसेसर कंपनीज है वो आएंगे और वो आपके जब फार्म गेट से खरीदेंगे आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाले हैं, आपके क्वालिटी के मुताबिक आपको पैसा मिलने वाले हैं। और जैसे कि इसबगुल है, इसबगुल तो आपके वहाँ पे प्रोड्यूस होता है डेफिनेटली, लेकिन पूरा एंटायर इंडिया में उसका डिमांड है, तो बाहर के भी जो प्रोसेसर से इसबगुल कंपनीज वगैरह है वो भी आपके फार्म गेट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा धनिया है, ग्वार सीड है, तो ये सब के जो प्रोसेसर्स है वो डेफिनेटली वो आ सकते हैं, खाली फूड कंपनी नहीं कि बाकी की, बल्कि अदर जो प्रोसेसर्स है वो भी आपके पास आएंगे जो आपके प्रोड्यूस के मुताबिक। तो आपको भी एक इंसेंटिव रहेगा कि मैं अच्छा प्रोड्यूस करूँ, क्वालिटी प्रोड्यूस करूँ, ताकि मेरे प्राइस और भी अच्छा बने, तो आपको भी एक मोटिवेशन रहेगा उसके ऊपर। और हम डेफिनेटली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत जल्द इसमें आपको एक बहुत बढ़िया फ्रीडम ऑफ चॉइस आएगा, जिसमें आप मंडी में भी बेच सकते हैं, जब चाहे मंडी में भी बेच सकते हैं, आपके वहाँ पे भी ट्रेडर है, कमीशन एजेंट है, जिनके साथ आप पहले भी जुड़े हुए थे, वहाँ पे भी बेच सकते हैं। अब बाहर में भी आप फूड कंपनी को बेच सकते हैं, आप एक्सपोर्टर्स भी है, बिकॉज अभी इंडिया का अभी लक्ष्य है उसको दुगुना करना एक्सपोर्ट। क्यों? एक्सपोर्ट मार्केट खोलने से एक्सपोर्ट हमारा अगर बढ़ेगा तो उसका बेनिफिट जो है सीधा सीधा फार्मर को जाएंगे। अगर फार्म गेट से एक्सपोर्टर लेके एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से, जैसे इजराइल वगैरह जैसे कंट्री है, वो सीधा अगर देखेंगे फार्म गेट से प्रोसेसिंग होके सीधा एयरपोर्ट जाता है, 3 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां से आगे निकल जाता है। बट जबकि अब इंडिया में यहाँ से आपका फार्म गेट से जाएंगे, डिफरेंट मिडलमैन के थ्रू मंडी पहुंचेंगे, मंडी पहुंच के फिर उसमें फिर आगे चल के और एक्सपोर्टर्स के पास जाएंगे, तो होते होते एक पूरा बड़ा लंबा चैनल हो जाता है जिसमें आपको पैसा नहीं मिलता है। और जबकि हमारा एक्सपोर्ट भी अफेक्ट होता है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहता है बाहर में, विदेश में। तो अब जब होगा, जब फार्म गेट से खरीदने का आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे मंडी से, और वो आगे भी जाएगा, सीधा एक्सपोर्ट होगा और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होगा और उसके ज़्यादा एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेंगे और आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करने में आपको भी एक मोटिवेशन रहेगा। एक तो एक एग्जाम्पल की तरफ जी, तो आपकी बिकवाली के क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। किसान भाइयों बहनों, ये समझने की जरूरत है। पहले जहां आप एक सीमित क्षेत्र में ही बिकवाली करते थे, अब आप देश भर में कहीं भी जहां आपको बहुत ही अच्छे दाम मिल रहे हैं वहां आप बिकवाली कर पाएंगे, तो ये आपके ही लिए फायदे का सौदा साबित होगा। बिल्कुल ऐसे ही कई शंकाएं, कई सवाल हमारे किसानों के समक्ष हैं जिन्हें दूर करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनके मन में इस बिल को लेकर के सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं दिलीप गुप्ता, राजस्थान से, करौली जिले से। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो विधेयक पारित किया है वन नेशन वन मार्केट का, ये किसानों के हित में सुना जा रहा है, पर ये हम लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि किसानों के हित में किस प्रकार काम करेगा, और कृपया इसकी विस्तार से डिटेल बताएं, जिससे किसानों को भी समझ में आए, सारे हिंदुस्तान को भी समझ में आए कि मोदी जी ने किस प्रकार से किसानों को लाभ इस योजना के तहत दिया है। दिलीप भाई, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है और आपका डेफिनेटली सवाल बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि कैसे किसान भाइयों के हित में होगा। जैसे कि आपने शुरुआत किए हैं वन नेशन वन मार्केट, ये पहले तो है कि इसको ज़रूरत क्यों है, और दूसरा है वो होगा कैसे। ज़रूरत इसलिए है कि पहले जो है प्रोड्यूस, जैसे मान लीजिए आपके प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में होता है, लेकिन इसका डिमांड इंडिया में किसी जगह पे किसी कोने से है, तो जो प्रोड्यूस होता है, पैदावार होता है, वो ट्रैवल करता है मार्केट टू मार्केट होके पूरा। जैसे कि आपका राजस्थान से निकलेगा प्रोड्यूस,
वो जाएगा पूरा केरला तक जाएगा, अंडमान तक जाएगा, लक्षद्वीप तक जाएगा, लेकिन ये मार्केट टू मार्केट होके पहले जाता था। अब नाउ जो ज़रूरत है कि अगर वन नेशन वन मार्केट का क्या ज़रूरत है, अगर किसी कोने का प्रांत के अगर ट्रेडर अगर आपके यहाँ पे खरीद सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं, व्यापारी किसी प्रांत के व्यापारी को किसी प्रांत के किसान के साथ जोड़ सकते हैं, दैट मीन्स ये एक नेशन जो हमारा भारत वर्ष है इसमें एक ही मार्केट बन जाएगा, दैट कि किसी प्रांत से किसी प्रांत का ट्रेडर किसी प्रांत के किसान से खरीद सकते हैं, क्योंकि तो खरीदी जो पैदावार है उसको तो मूव करना ही है, बिकॉज उसी जगह पे तो सारे कंज्यूम नहीं हो सकता है। हिमाचल में जो एप्पल प्रोड्यूस होता है तो सारी चीज़ तो हिमाचल में कंजम्पशन नहीं हो सकता है, तो देश भर में जो सारे स्टेट से हमारे तो कंजम्पशन वहाँ पे तो खरीदार हैं, हमारे तो कंज्यूमर्स वहीं पे है सारे जगह, कश्मीर कहिए, कन्याकुमारी कहिए, यहाँ पे आसाम कहिए, वहाँ पे गुजरात कहिए, कहीं पे भी अरुणाचल कहिए, हर जगह पे तो कंज्यूमर्स हैं। तो इसलिए जब एप्पल मूव करेगा तो उसके लिए अगर वो मान लीजिए हिमाचल के मार्केट में बेचेंगे पहले आप, उसके बाद फिर आएगा दिल्ली मार्केट में आता था, तो फिर दिल्ली मार्केट से फिर कहीं और दूसरे तमिलनाडु मार्केट में जाएगा, वहाँ से केरला मार्केट में जाएगा, आते आते जो प्रोड्यूस है उसमें बहुत पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी होता था, इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी लॉसेस होता है, और उसके साथ साथ प्राइस जो फ्रैगमेंटेड होके चलता था मार्केट टू मार्केट, इसका प्राइस बढ़ते जाता था मल्टीपल हैंडलिंग के कारण। अब क्या होगा, केरला का जो ट्रेडर है वो सीधा आएगा वहाँ से हिमाचल प्रदेश से खरीद सकता है, तो इसमें क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो किसान है उसको बेच सकते हैं ज़्यादा प्राइस में। ऐसे ही आपके जो जैसे कि सारी चीज़ें बनते हैं, गेहूं बोलिए, मस्टर्ड बताइए राजस्थान का, इसबगुल बताइए या जीरा बताइए, क्यूमिन्स जो है बहुत उसका देश भर में उसका पूरा डिमांड है। तो जो ट्रेडर्स आएंगे आपके पास तो निश्चित रूप से खरीद सकते हैं, तो प्राइस डेफिनेटली वो लोकल मार्केट से आपको ज़्यादा मिलेंगे और आपका कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग बहुत कम हो जाएगा। जब प्राइस ज़्यादा मिलेंगे और कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम होगा, आपको नेट बेनिफिट उससे ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये जो वन नेशन वन मार्केट है, इसी में क्या है कि जो हमने ट्रेड एरिया का कॉन्सेप्ट दिया है, जो अगर आप पढ़ेंगे इस एक्ट को ध्यान से, इसमें हमने वो ट्रेड एरिया का कॉन्सेप्ट पूरा दिया है। ट्रेड एरिया है क्या, जो हमारा एपीएमसी मार्केट यार्ड है, सब यार्ड है, आपके जो नज़दीक घर के नज़दीक सारे जितने भी स्टेट में जितने भी मार्केट यार्ड है उसको अगर निकाल दिया जाए, जो बाकी एरिया जोग्राफिकल एरिया है स्टेट का वो ट्रेड एरिया है। तो राजस्थान का ट्रेड एरिया, गुजरात का ट्रेड एरिया, मध्य प्रदेश का ट्रेड एरिया, पंजाब हरियाणा का ट्रेड एरिया, ऐसे सारे देश का अगर ट्रेड एरिया का हम जोड़ देते हैं तो एक सिमलेसली ट्रेड एरिया बन जाता है। वो पूरा एक वन नेशन के एक वन मार्केट बन जाता है, तो सिमलेसली बिना बाधा में। तो बिना बाधा में इंटरस्टेट ट्रेड, बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड और इंटरस्टेट ट्रेड जब आएगा तो व्यापारी आपसे आराम से खरीद सकते हैं और आराम से आप बेच सकते हैं, आपको एक फ्रीडम ऑफ चॉइस आएगा। और जिसमें नॉट ओनली व्यापारी की फूड कंपनीज है, प्रोसेसर्स है, एक्सपोर्टर्स है, बिग रिटेलर्स है, छोटे रिटेलर्स है, सब आएंगे। आने से उनको भी बाधा हटेंगे, तो इसलिए वो एक जो खरीद बेचने में जो आपको बाधा था, वो जब इंटरस्टेट ट्रेड में जो बाधा था वो जब हटेंगे, ये एक वन नेशन वन मार्केट की तरफ हमें डेफिनेटली आगे ले जाएंगे और बहुत बढ़िया इसको फ़ायदा भी आप लोगों को पहुंचेगा, जिसमें आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्वालिटी के मुताबिक प्राइस भी मिलेंगे और उसको इमीडिएट पेमेंट भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको एक बहुत बढ़िया सिस्टम आगे के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलते चलते एक सवाल स्वाइन जी आपसे करना चाहेंगे कि इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार को लेकर भी प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, इस पर आप क्या जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों के साथ साझा करेंगे? सही आपने कहा है, ये जैसे कि अभी तो एपीएमसी में ई नाम चल रहे हैं जी, 1000 मंडियों में हमने ई नाम को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे 1.68 करोड़ फार्मर भाई, किसान भाई जोड़ चुके हैं जी, और 1 लाख करोड़ से ऊपर ट्रेड भी हो चुका है। और वो 175 कमोडिटी जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ है, उसमें ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। तो इसका जो बेनिफिट हमें नज़र आ रहा है, अब ट्रेड एरिया जो आ रहा है, इसमें जो ट्रेड एरिया जो डिफाइंड है, इसमें प्रावधान है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड और ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, हमारे एपीओज, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स और इसमें इवन दी प्राइवेट एंटरप्राइज वगैरह लेके आ सकते हैं जो ट्रेड एरिया एपीएमसी के बाहर एरिया में। ये जो हम ट्रेड एरिया के बात भी कर रहे हैं कि ये ट्रेड एरिया, एक स्टेट के ट्रेड एरिया दूसरे स्टेट के ट्रेड एरिया जोड़ के एक वन नेशन वन मार्केट बनाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जब आएंगे, एक बहुत बड़ा फ़ायदा उसका है
कि इसमें प्राइस डिस्कवरी बहुत बढ़िया से होता है कि किसी प्रांत के जो ट्रेडर है इसमें जोड़ के एक हमारे लोकल किसान भाइयों के जो पैदावार है उसके लिए बीड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई कार्टेलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए जैसे राजस्थान के किसान भाई हमें पूछे हैं तो उनके जो पैदावार है जैसे कि मस्टर्ड है, जीरा है या इसबगुल वगैरह है, जब ये ट्रेड एरिया में ये सब ट्रेड प्लेटफॉर्म, ट्रांजैक्शंस प्लेटफॉर्म आएंगे तो इसमें जब जोड़ेंगे हमारे किसान भाई ट्रेड एरिया में, तब अपना प्रोड्यूस को उसमें बीड कराएंगे तो ट्रेडर किसी प्रांत से, देश के किसी प्रांत से वो ले सकते हैं बीड। और ये क्वालिटी बेस्ड जब आएगा, जैसे कि ईना में भी हम क्वालिटी बेस्ड बीडिंग कराते हैं, जैसे इसमें भी ट्रेड एरिया में जब आएगा तो किसान भाइयों को अपने पैदावार के क्वालिटी के मुताबिक उनको अच्छा प्राइस मिलेगा। जनरली जब क्वालिटी के ऊपर बीडिंग होता है बेहतरीन प्राइस मिलता है। सो इसलिए ये जो वन नेशन वन मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एक बड़ा जोड़ने का भी काम करेगा वन नेशन वन मार्केट को इंटीग्रेट करने में, जिसमें किसान भाइयों को फायदा ही फायदा है। तो इसलिए हमारा डेफिनेटली इसमें आशा है जो हमारा आत्मनिर्भर कृषि है जी, और आत्मनिर्भर भारत इसी में बनेगा। और हम ये जो हमारे किसान भाई हमारे भारतवर्ष को विश्व में सबसे बढ़िया मैंने देश के हिसाब से साबित करके दिखाएंगे, बिकॉज उनके कारण आज हम खाद्य मैंने हम फूड सिक्योरिटी पाए हैं, हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, अपना मेहनत करके दिखाएं देश विदेश को कि भारत के किसान डेफिनेटली कुछ भी पैदा कर सकता है किसी भी कंडीशन में, और वो अडॉप्ट करता है टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट करता है नया प्रैक्टिसेस, अडॉप्ट करता है न्यू ट्रेडिंग। ईनाम में अगर आज इतने किसान आए हैं बिकॉज लिमिटेड मार्केट में भी, तो ये किसान भाइयों का डिटर्मिनेशन एक तरफ का है, उनका अडॉप्शन है टेक्नोलॉजी में। तो डेफिनेटली ये जो हमारा वन नेशन वन मार्केट आ रहा है इसी में हमारे किसान भाई बहुत बढ़िया जोड़ेंगे और उसमें बहुत बढ़िया उनको फायदा भी होगा। एक डेफिनेटली इसके साथ हम आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई जितने भी सारे सवाल है उनके मन में उसको दूर करके आगे बढ़िए। आपने आगे बढ़ा है, आगे भी बढ़ते रहिए, देश भी आगे बढ़ेगा। और आपने भी ये कोविड टाइम में साबित कर दिए हैं कि अगर हमारा देश को इकोनॉमी अगर कोई चलाए, हमारे किसान भाई चला के दिखा दिए हैं। तो इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, और ये आपके भलाई के लिए, आपके फ्रीडम के लिए डेफिनेटली आप आगे जाएंगे, देश भी आगे जाएगा। किसान भाइयों बहनों, आपके लिए मुनाफे का सौदा है, और अगर हम बिल की बात करें तो ये कई तरह की सौगातें आपके लिए लेकर आया है। बस जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, और इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। तमाम शंकाएं आपके मन में हैं और हमने आज पूरी कोशिश की है कि वो तमाम शंकाएं हम दूर कर सके। हमारे विशेषज्ञ ने विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाई है, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल को लेकर, इस अधिनियम को लेकर जितनी भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो सब दूर होंगी। हमारे किसान इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, इसका सीधे तौर पर लाभ ले सकेंगे। हमारे विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। स्माइल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हम उम्मीद करते हैं सरकार की इस पहल का लाभ सीधे तौर पर हमारे किसानों को जरूर मिल पाएगा। और हमारे साथ पुनीत जी और जोशी जी भी जुड़े हुए थे, उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में हमने किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारियां हासिल की। कई शंकाएं हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश की है। दूरदर्शन किसान की यही मुहिम है, यही उद्देश्य है कि हमारे किसानों के हित के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका लाभ, उनकी जानकारियां हमारे किसानों को मिल सकें। और इसी उद्देश्य के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में अगले विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।